अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि जो भी विलयन होते हैं उसके अणु संख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं। ये क्या होता है कि एक तरह का किसी भी विलयन का ऐसा गुण होता है जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि अणु संख्या गुणधर्म का मतलब क्या होता है, विलयन में जितने भी अणु उपस्थित रहते हैं उन पर उस विलयन का जो है प्रॉपर्टी या गुण निर्भर करता है, उसे ही हम लोग अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित ऐसे गुणधर्म किसी विलयन में उपस्थित ऐसे गुणधर्म जो जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो जो अणु संख्या गुणधर्म है वो सबका हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला है हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वन बाई वन सभी हम लोग पढ़ेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारा पहला है। दूसरा आपका हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब हो जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और 4 नंबर में हो जाएगा परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब ये हो जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हमको चार को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक नियम। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा आप सब। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हम लोग शुरू कर रहे हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, अवनमन जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई हम भेषज बना रहे हैं, कोई इस बर्तन दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है,
और इस बर्तन में जो है हमारा, मान लीजिए कि जल जल है, ठीक है। यहाँ पे जल मान लीजिए कि है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा जल यहाँ के है, जो कि विलायक का काम करेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें कि जल के अणु जो है आपस में है चक्कर काट रहे होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं जिगजैग मोशन। या मान लीजिए कि कुछ अणु इधर से यहाँ से जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर उसके अगले ऊपर से चक्कर काटेंगे, ऐसे जिगजैग मोशन में वो चक्कर काटते हुए रहेंगे, ठीक है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति, यानी कि ब्राउनी गति के अनुसार इसके अणु जो होते हैं, जल के अणु, यानी कि H2O है तो H2O के अणु या कोई भी द्रव के अणु आपस में चक्कर काटते रहेंगे, जिसके कारण ये इस सतह पे प्रेशर लगाएंगे। कुछ जो है वो इस ये अपने वेसल्स के सतह पे प्रेशर लगाएंगे निश्चित रूप से। तो प्रेशर लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे निश्चित रूप से वहां पे दाब बढ़ेगा, यानी कि दाब लगेगा, हर एक सतह पे दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने के कारण जो इसके सतह पे जो हमारा दाब लगता है, इसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दाब को हम लोग बोलेंगे बाष्प दाब। बाष्प दाब, या जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। और इसके ऊपर से जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जिसे हम लोग बोलते हैं आपका वायुमंडलीय दाब काम करता है। वायुमंडलीय दाब काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये तो बात बात समझ में आ गया। तो जब हम इस विलायक में बाहर से यदि मान लीजिए कि कोई अलग, कोई दूसरा मतलब मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम यदि हम चीनी मिलाते हैं, मान लीजिए कि इस द्रव का अणु है, मान लीजिए कि 1000 अणु है, ठीक है ना। और इसके पास में 1000 जूल है, माने एनर्जी इसका है 1000 जूल जूल। और इसमें हम चीनी के 1000 अणु मिला देते हैं, जिसके पास में कोई भी एनर्जी नहीं है। तो निश्चित रूप से जब चीनी इसमें मिलाएंगे तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 2000 अणु हो जाएगा। और प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा का मान घट जाएगा। ऊर्जा का मान घटने का मतलब है कि एक पर 1000 लग रहा है तो 1000 जूल है, तो एक अणु पे 1 जूल काम कर रहा है। तो अब 2000 अणु हो जाएगा तो हाफ हाफ जूल, यानी कि आधा आधा जूल काम करने लगेगा, यानी कि ऊर्जा का मान निश्चित रूप से घट जाएगा। जैसे ही ऊर्जा का मान घटेगा तो निश्चित रूप से वेग का मान भी घट जाएगा, जिसके कारण अणु जो है स्वतंत्र तल पर धीरे धीरे टक्कर करेंगे। इसकी जो है गति जो है थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगी और वाष्प दाब भी घट जाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि कणों की संख्या बढ़ने के कारण, चूंकि 2000 अणु हो गए हैं, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब के घटने के कारण क्या होगा, इसे ही हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अपने भाषा में लिख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग लिखते हैं, इस जो हम लोग को एग्जाम में लिखना है, मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, विलायक। विलायक के रूप में हम लोग जल को ज्यादातर लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी विलायक हम लिए हैं द्रव के रूप में, उसी विलायक में मान लीजिए कि कोई भी विलय को मिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अबाष्पशील विलय को मिला रहे हैं। अबाष्पशील विलय को मिलाने पर, अबाष्पशील विलय को मिलाने पे होता क्या है कि इसके कणों की संख्या बढ़ जाती है। कणों की संख्या क्या होगी, कणों की संख्या, कणों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। कणों की संख्या बढ़ जाती है। कणों की संख्या बढ़ जाने पे क्या होता है कि इसलिए प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है। प्रत्येक कण पर, प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है। क्यों घटता है, मैंने इसे समझा दिया। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है, ऊर्जा का मान घट जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रत्येक कण पे ऊर्जा का मान घट जाएगा तो इसीलिए निश्चित रूप से क्या होगा कि वेग भी घट जाएगा। वेग भी घट जाता है उसके बाद, ठीक है, वेग भी घट जाता है। जैसे ही वेग घट जाएगा इसीलिए क्या होगा कि वाष्प दाब भी इसका घट जाएगा, वाष्प दाब भी घट जाएगा, ठीक है। वाष्प दाब भी घट जाता है।
वाष्प दाब भी घट जाता है। वाष्प दाब यदि घट जाएगा, वाष्प दाब भी घट जाएगा, ठीक है। वाष्प दाब के घट जाने से क्या होगा, वाष्प दाब घट जाने से क्या होगा, वेग घट जाएगा, वेग घटने से वाष्प दाब भी घट जाएगा। निश्चित रूप से वेग घटेगा तो अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि अणु जो होंगे वह स्वतंत्र तल पर स्वतंत्र तल पर स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं, धीरे से टक्कर मारते हैं, ठीक है। यही है वाष्प वाष्प दाब कम होने का कारण क्या है, और अणु जो होते हैं स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं, ठीक है। इस प्रकार कणों की संख्या बढ़ने के कारण, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार कणों की संख्या बढ़ने के कारण, कणों की संख्या बढ़ने के कारण, कणों की संख्या बढ़ने के कारण वाष्प दाब घटने लगता है। वाष्प दाब के घटने की प्रक्रिया को ही वाष्प दाब के घटने की प्रक्रिया को ही प्रक्रिया को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। जो मैंने उसे समझाया उसे मैंने इसे सिंपल भाषा में लिख दिया है। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि यदि मान लीजिए यदि हमारे पास में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर दिया रहे, कितना दिया रहे, मान लीजिए P दिया रहे, ठीक है। तथा विलियन का वाष्प दाब जो दिया रहे वो PS दिया रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग बोल सकते हैं तो वाष्प दाब का अवनमन जो हो जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन अवनमन जो हो जाएगा वह हो जाएगा P माइनस PS, ठीक है। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो हो जाएगा वह हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू P माइनस PS डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा P। ये हमारा वाष्प दाब का बेसिक जो है फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अवाष्पशील विलयों के लिए, ये तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है कि अवाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अवाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है, जब किसी भी विलायक में हम अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो उसमें क्या होता है, विलायक का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि XB के बराबर या XA के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, 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 तो विलायक के वाष्प दाब का तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे पास में इसीलिए बोल सकते हैं P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई हो जाएगा P इज इक्वल टू एक्स बी। तो यहाँ से एक्स बी की जगह पे हम लिख सकते हैं P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यहाँ पे निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपका P हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पीएस हो जाएगा आपका क्या, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद में एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, विलय के मोल, विलय के मोल। उसके बाद में एन ए हो जाएगा विलायक के मोल, विलायक के मोल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए किसी भी तनु विलयन के लिए लिखिएगा, किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए एनबी का वैल्यू जो होता है लेस इक्वल टू होता है एन ए, यानी कि एन ए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी किसके बराबर हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा। चूंकि एन ए का संख्या ज्यादा है तो इसीलिए हमारे पास में जो है P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P है इजिकल टू एन बी, और एन बी की जगह पे हम लोग एन ए प्लस एन बी की जगह पे हम लोग एन ए लिख सकते हैं। और हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P इजिकल टू एन बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन ए का फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे जिसे हम लोग आज ही करेंगे लोग। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट के बाद में अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार दिया हुआ है। यानी कि विलायक को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, ए से डिनोट करते हैं, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका वाष्प दाब यानी कि P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.416 बार दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 ग्राम दिया हुआ है, और वास्तविक विद्युत अपघटय ठोस को 42 ग्राम विलायक में घोला गया। यानी कि 42 ग्राम इसका विलायक दिया हुआ है, यानी कि डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है, 42 ग्राम। और कितने इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, यानी कि एम ए दिया हुआ है, एम ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 0.5 ग्राम अवाष्पित घोला जा रहा है, यानी कि विलय कितना हो जाएगा, विलय जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बी से, डब्ल्यू बी का वैल्यू हो जाएगा 0.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमको एम बी का वैल्यू ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। ठीक है, अच्छा विलयन घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 हो जा रहा है। यानी कि विलयन का जो विलयन जिसे हम लोग डिनोट करते हैं टी से, इसका वाष्प दाब यानी कि पीएस हो जा रहा है 0.414 बार हो जा रहा है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, कितना होता है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला होता है P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P इजकल टू डब्ल्यू बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए होता है। अब वैल्यू सब पुट कर दो, P का वैल्यू दिया हुआ है 0.416 माइनस पी एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.414 डिवाइड बाई P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.416 दिया हुआ है। ठीक है, इजकल टू डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 डिवाइड बाई एम बी का वैल्यू निकालना ही है, और डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 42 और एम ए का वैल्यू दिया हुआ है 84। जब इस सारा को हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व कीजिए,
सोल्व करने से क्या हो जाएगा, यदि 0.416 से 0.414 को हटाएंगे तो 0.002 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.416 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 42×2 = 84 और 2×5 = 10 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई MB हो जाएगा। और यहाँ से MB का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, मतलब इसको कटा देंगे, 2 मार्क्स में कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। और निश्चित रूप से इसका MB का वैल्यू कितना हो जाएगा 208 आंसर। तो इस पहला न्यूमेरिकल्स का हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 केल्विन पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mm ऑफ Hg है, यानी कि जल को हम लोग विलायक बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17.535 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है 450 ग्राम, विलायक का मान ज्यादा होता है और जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 होता है। उसके बाद में यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज जो कि विलय का काम करेगा, तब बी हो गया, तो WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 ग्राम दिया हुआ है और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है 180। ठीक है, घोलेगा ये 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बिलियन T दिया हुआ है और हमको इसका वाष्प दाब ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P माइनस PS डिवाइडेड बाई P इजकल टू होता है WB डिवाइड बाई MB डिवाइड बाई WA डिवाइड बाई MA, यही ना फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, P का मान है 17.535 माइनस PS का मान हमको निकालना है डिवाइडेड बाई 17.535 इजकल टू WB का वैल्यू दिया हुआ है 25 और MB का वैल्यू दिया हुआ है 180 डिवाइड बाई यहाँ पे दिया हुआ है WA का वैल्यू दिया हुआ है 450 और MA का वैल्यू दिया हुआ है 28। इसको सोल्व करना है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। इसमें क्या होगा 17.535 डिवाइडेड बाई 17.535 माइनस PS डिवाइडेड बाई हो जाएगा 17.535 इजकल टू, इसको जब हम लोग अगर कटाना शुरू करें तो आराम से ये हो जाएगा 18 दहाएंगे 110 और फिर 25 से इसको कटाएंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब 25 बाई कितना हो सकता है 25 बाई 4 4500 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 5 मतलब 25 और ये हो जाएगा 900। ठीक है, और फिर इस तरह से ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो जाएगा 1 माइनस PS डिवाइडेड बाई 17.535 इजकल टू कितना हो जाएगा 5/900। ठीक है, अब उसके बाद में यदि हम इसको करें 1 माइनस 5/900 इजकल टू, ये उधर चल जाएगा तो PS बाई 17.535 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 900 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 900 इजकल टू PS डिवाइड बाई 17.535। इसको सोल्व करेंगे तो PS का वैल्यू आ जाएगा 17.43 mm ऑफ Hg, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर 10 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 ग्राम क्या हो गया विलय हो गया। तो सबसे पहले विलय का अणु भार कितना दिया हुआ है, विलय जिसे हम लोग डिनोट करते हैं B से, तो WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका हमको निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। उसके बाद में जल का मतलब हो गया, ये हो गया आपका विलायक, जिसे ए से डिनोट करेंगे। तो WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 100 ग्राम दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आणविक द्रव्यमान MA का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। विलय करने पर इसका वाष्प दाब कितना हो जाता है 17.535 mm ऑफ Hg हो जाता है, यानी कि इसका जल का वाष्प दाब कितना हो जाएगा 17.535 mm हो गया। और
जो बिलियन का जो वाष्प दाब जिसके कारण हो जा रहा है, जिसे टी से डिनोट करते हैं, पीएस का मान कितना हो जा रहा है? 17.235 ऑफ एच जी हो जा रहा है। ठीक है, तब विलय का और भार हमें ज्ञात करना है, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए होता है। ठीक है, पी का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लिख लीजिए 17.535 माइनस 17.235 डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू है 17.535 इजिकल टू डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, एम बी का वैल्यू तो निकालना ही है, डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 100 और डब्ल्यू ए एम ए का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो यहाँ से यदि हम सोल्व करना चाहें तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 17.535 इजिकल टू ए 18 हो गया डिवाइडेड बाई ये 0 से 0 कट जाएगा तो 18 बाई एम बी इंटू हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से एम बी का वैल्यू आराम से प्राप्त हो जाएगा 18 गुने 17.535 डिवाइडेड बाई 10 गुने 0.3। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एम बी का माना जाएगा 105.21 आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज जिसका आणविक द्रव्यमान 342 है के योग पर बाष्पदाब में अवनमन की गणना करना है। ठीक है, यानी कि जल दिया हुआ है तो जल का मतलब ये हो गया कि ये हमारा विलायक है और इसका डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है निश्चित रूप से, और इसका ए में जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18 और इसका वाष्प दाब दिया हुआ है आपका कितना, इसका वाष्प दाब दिया हुआ है यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, 23.8 दिया हुआ है, इतना एम ऑफ एच जी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में सुक्रोज यहाँ पे दे दिया हुआ है, सुक्रोज जो कि यहाँ पे विलय का काम कर रहा है यानी कि बी हो जाएगा, तो यानी कि डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एम बी का वैल्यू हो जाएगा 342 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में दिया हुआ है बिलियन, बिलियन जिसे हम लोग डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, तो डेल पी का वैल्यू हमको निकालना है, यानी कि अवनमन निकालना है, यानी कि पी माइनस पी एस का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम सब जानते हैं पी माइनस पी एस डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी बाई कितना होता है, एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए हो जाता है। ठीक है, देखो पी माइनस पी एस यानी कि डेल पी का वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाई पी का मान कितना दिया हुआ है 23.8 दिया हुआ है, इक्वल टू डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, एम बी का वैल्यू दिया हुआ है 342, डब्ल्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 500 और एम ए का वैल्यू ये वाला हो जाएगा एम ए, जिससे हम लोग एम ए लिखते हैं। ठीक है, एम ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 18। अब उसके बाद में करना क्या है, सबको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से डेल पी का वैल्यू निकल जाएगा 0.125 एम ऑफ एच जी निकलेगा, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब उसके बाद में हम लोग जस्ट इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भारानुसार दिया हुआ है 6% जलीय विलयन में, यानी कि यूरिया के भारानुसार यानी कि यहाँ पे विलय कितना हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा बी, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 6% यानी कि 6 ग्राम, और 6 ग्राम हो जाएगा, और जल का जलीय विलयन दिया हुआ है तो जलीय विलयन में डब्ल्यू ए यानी कि जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 6 इक्वल टू 94 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ से हमको एम बी का वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा, तो जलीय विलयन में यहाँ पे हो जाएगा जल जल माने कि विलायक का काम करेगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना हो गया 100 माइनस 6 इक्वल टू 94 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, और एम ए का वैल्यू जल का वैल्यू कितना 18 होता है। ठीक है, यहाँ पे बिलियन हमारा बिलियन को हम लोग डिनोट करते हैं टी से, यदि 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना है 31.77 एम ऑफ एच जी है। ठीक है, यानी कि पी का वैल्यू कितना है 31.70 एम ऑफ एच जी है,
और बिलियन का जो वाष्प दाब है वह है पीएस का वैल्यू है 31.13 एमएम ऑफ एचजी दिया हुआ है। ठीक ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है यूरिया का अणु भार ज्ञात करना है, कितना होगा। सिंपल सी बात है, पी माइनस पी एस डिवाइड बाई पी होता है इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पी का मान है 31.70 माइनस 31.13 डिवाइड बाई 31.70 हो जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू बी का वैल्यू है 6 डिवाइड बाई एम बी, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए का वैल्यू है कितना 94 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 18। अब इसको सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से हमको निकल जाएगा एम बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो एम बी इजिकल टू हो जाएगा 63.9 सोल्व करने के बाद में। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कीजिए और अपने फेयर में जरूर कीजिएगा। फेयर करने के बाद में रिवीजन करना आसान हो जाएगा। इसीलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।